हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी तक आपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उन वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनका हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते मींस इसकी पोजीशन और मोमेंटम हमें एक ही टाइम पे बताना हो। जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है और उसका पोजीशन क्या है, तो हम लोग सेम टाइम पे दोनों को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट नहीं बता सकते, हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगा। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी साहब का प्रिंसिपल है और इसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, दैट इज द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मीन्स कि यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इसका मीनिंग क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करते समय वहाँ पे जो एरर आया है, वहाँ पे जो एरर आया है दैट इज द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इस इलेक्ट्रॉन की जब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वेलोसिटी मेजर कर रहे थे या मोमेंटम फाइंड कर रहे थे, तो उसमें जो एरर आएगा दैट विल बी द डेल्टा पी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो एम क्या है, मास पार्टिकल कंस्टेंट होता है। तो जो भी एरर आएगा किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग वेलोसिटी मेजर कर रहे थे, वेलोसिटी मेजर कर रहे थे, तो वहाँ पे इसको मेजर करते समय उसमें जो एरर आया है दैट विल बी द डेल्टा पी, दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो इस पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का के टॉपिक जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये दोनों टॉपिक कवर किए थे। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किए हैं कि डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या है, डेल्टा पी का मीनिंग क्या है और इसको हम लोग और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा था कि जो हाइजेनबर्ग साहब ने प्रिंसिपल ये दिया था कि किसी टाइनी पार्टिकल्स का हम लोग पोजीशन और मोमेंटम फाइंड क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसके एक्चुअल पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड पार्ट के जो इसका है उस वीडियो हम लोगों ने देखा था कि इसका मेन रीजन क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर। तो हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इसको मेजर करना है तो इसको मेजर करने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। तो इस पर हम लोगों ये फोटोन स्ट्राइक कराएंगे। फोटोन क्या है, लाइट है, इसको देखने के लिए लाइट स्ट्राइक कराएंगे। तो अब फोटोन अपना क्या है, पार्टिकल नेचर होता है। फोटॉन क्या है, पार्टिकल। और हम लोग जानते हैं कि जब दो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं तो उनके बीच मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। तो फोटॉन अपना क्या है, एक पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल्स है। तो जब ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी जो एनर्जी होती है फोटॉन की, फोटॉन का जो मोमेंटम होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तब जब इलेक्ट्रॉन, अब क्या है, जब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था इसकी एनर्जी मिलते ही जैसे इससे एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ से लेट सपोज यहाँ चला गया। तो हम लोग इसका जो पोजीशन मेजर करेंगे वो यहाँ के बजाय ये मेजर करेंगे। तो ये अपना क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। और इसकी स्पीड पहले लेट सपोज x मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा था, तब और एनर्जी ये फोटॉन से ले लिया तो इसकी एनर्जी क्या, x v मीटर पर सेकेंड से लेट सपोज ट्रेवल कर रहा था। तो अब जैसे इसको एनर्जी फोटॉन से मिली तो इसकी एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी डेल्टा वी।
और इसकी एनर्जी और इंक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम फाइंड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। अलग अलग समय पे कर सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका अपने डेली लाइफ मींस जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं और जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उन दोनों पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। किस पे? जो अपना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे अपना क्रिकेट बॉल हो गया या ह्यूमन बॉडी हो गया या कार हो गया, इस पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। और जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो डी ब्रोगली साहब का हाइपोथेसिस है वो सभी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, आइदर वो माइक्रो हो जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या मैक्रो हो जैसे क्रिकेट का बॉल या कार, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो इसका इफेक्ट किस में दिखता है? सिर्फ माइक्रो ऑब्जेक्ट में दिखता है, मैक्रो में नहीं दिखता है। तो ठीक उसी तरह जो अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी साहब का प्रिंसिपल है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये सभी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल हो, वो चाहे माइक्रो पार्टिकल हो जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या माइक्रो पार्टिकल हो जो बड़े ऑब्जेक्ट हो जैसे अपना कार, ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो हो गए माइक्रो पार्टिकल। तो ये एप्लीकेबल तो सारे पार्टिकल्स के लिए होते हैं, माइक्रो के लिए भी एंड माइक्रो के लिए भी। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो मेनली माइक्रो ऑब्जेक्ट में दिखते हैं, जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें दिखते हैं। और इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने जो भी पीछे वीडियो में देखा था, जो लास्ट वीडियो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पार्टिकल को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर हमें लाइट डालनी पड़ती है, उस पर हमें लाइट डालनी पड़ती है। और ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आता है जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो इस पर हमें लाइट डालनी पड़ेगी, इस पर हमें फोटोन डालना पड़ेगा। तो ये जो फोटोन जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा तो ये हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इस जो फोटोन की एनर्जी होती है, ये जो फोटोन है, ये जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी जो टाइनी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको इम्पैक्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। मींस ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इस पार्टिकल्स को, इस ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको इम्पैक्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं जैसे अपना कार हो गया या रनिंग बॉल हो गया, इस पर जब ये फोटोन पड़ता है तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसके वेलोसिटी को या इसके पोजीशन को इम्पैक्ट कर सके, इफेक्ट इस पर डाल सके। तो इसीलिए जो हम लोग जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसीलिए अपने जो डेली लाइफ में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, जो डेली जैसे ह्यूमन बॉडी होगा, इन सब पे ज़्यादा इफेक्ट हमको इस पर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो अपने एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उस पर एनर्जी सफिशियंट होती है, इस फोटोन की एनर्जी सफिशियंट होती है इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को इम्पैक्ट करने के लिए। दैट्स वाई जो हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में ये अफेक्ट तो डालता है, इम्पैक्ट डालता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में ये इसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। इसकी वजह से जो एरर आता है दैट विल बी नेग्लिजिबल। ये इंपॉर्टेंस किस में आता है? माइक्रोस्कोपिक में आता है। माइक्रोस्कोपिक में ये इसके इफेक्ट हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वैलिड सभी पार्टिकल्स के लिए है। यदि आइदर हो माइक्रो हो या माइक्रो हो, वैलिड सभी के लिए है, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ माइक्रो में दिखता है, माइक्रो में इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। इसको आप लोग एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास कितना है, 1 ग्राम है। तो यदि इस केस में हम लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी निकालेंगे, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो अपना कितनी वैल्यू आएगी? 10⁻⁻25, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू है। इसको हम लोग, ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल। इसी वजह से जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट
नहीं डालता है, उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। इसीलिए जो हम लोग जो डेली लाइफ में जिससे हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, या अब जो डेली लाइफ में जिस जिस भी ऑब्जेक्ट से आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी छोटी है जिसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। आप लोग इलेक्ट्रॉन केस में देख सकते हैं कि जब हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कैलकुलेट किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कैलकुलेट किया तो कितनी वैल्यू इसकी आई? 10⁻⁵ की रेंज में, 10⁻⁵ की रेंज में। मीन्स यदि डेल्टा एक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करते समय उसमें एरर कितना आया? 10⁵ मीटर का आया, तो उसमें वेलोसिटी में एरर कितना आ जाएगा? 1 मीटर का। दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू, दिस इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू। इसी वजह से जो हमने जो देखा था, बोहर साहब का अपने एटॉमिक मॉडल देखा होगा कि हम लोग वहाँ पे कंसीडर क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्या? एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग साहब का प्रिंसिपल क्या है कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना है, और यहाँ से जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्वांटम मैकेनिक मॉडल, उसकी जो मैकेनिकल मॉडल है वो यहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मॉडल, मैकेनिकल मॉडल, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से बोहर साहब का एटॉमिक मॉडल फेल होने लगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन के फिक्स पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं कि वो इस रेंज में यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। मीन्स हम लोग सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस रेंज में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ से बोहर एटॉमिक मॉडल फेल होने लगा और नया एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। दैट नया एटॉमिक मॉडल हुआ, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको हम लोग आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये अपना न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर है। ये अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में फाइंड क्यों नहीं हो सकते हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, तो ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट न कर ये अपना न्यूक्लियस में कहीं पे प्रेजेंट है। तो ये अपना न्यूक्लियस है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन आप मेजर करते समय इसमें कुछ हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहाँ प्रेजेंट है। आपने कहा कि यहाँ आप मेजर किए तो आपने पाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लोकेशन पे है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है एक्चुअल में, लेकिन मेजर करते समय हमने पाया कि नहीं इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, या इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट पे प्रेजेंट, मीन्स ये जो न्यूक्लियस की पेरीमीटर है वहाँ पे प्रेजेंट है। और आपने जब मेजर किया तो पाया कि इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन आप मेजर करते समय इसके जो डायमेट्री अपोजिट आपने बोला कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो आप जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन फाइंड करते समय इसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, जो अपना न्यूक्लियस का डायमीटर है, मैक्सिमम एरर आप कितना बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, आपने मेजर किया, बोला कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, इसके अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और इसके अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, जो अपना ये न्यूक्लियस है इसके डायमीटर के बराबर। मीन्स हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करते समय उसमें मैक्सिमम एरर हम लोग कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पेरीमीटर पे यहाँ पे, और आपने जस्ट इसके अपोजिट बता दिया है कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन इज डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यदि मैक्सिमम एरर मीन्स डेल्टा एक्स मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस है, और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस किस रेंज में होता है, 10⁻⁵ मीटर के रेंज में होता है, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, तो अपना डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इन द रेंज ऑफ द
10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो डेल्टा एक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यदि डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस है तो डेल्टा वी की जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी द 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एक्चुअल में दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेल्टा एक्स, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस डेल्टा एक्स की वैल्यू और कम हो सकती है। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा वी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। अब जब भी वेलोसिटी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो तो या इससे इसके इक्वल होगी या इससे बड़ा होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट इज द मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करे। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स मैक्सिमम है, यदि हम लोग डेल्टा एक्स मैक्सिमम डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के बराबर कंसीडर कर रहे हैं तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की दैट इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो प्रोटॉन एग्जिस्ट क्यों करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों रहता है। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अपना एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन भी क्या पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन भी क्या है, एक पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जा सकता तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो इसके मेनली 2 to 3 रीजन्स है। हम लोग यहाँ पे 3 रीजन देखेंगे कि जो अपना पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होते हैं दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, और ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन केस में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो ये जो अपना न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन को ओवरकम नहीं होने देता है। मीन्स ये जो इनके बीच में रिपल्सन है, ये रिपल्सन फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होते हैं कि इस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर सकें। तो पहला रीज़न क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स एक्टिव होता है, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स इज मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन केस में कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है। एंड सेकेंड रीज़न क्या है कि जो अपने जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के एक पार्टिकल नहीं है, न्यूक्लियस ही प्रोटॉन से बना है, न्यूक्लियस ही प्रोटॉन से बना है। जैसे ये अपना घर है तो ये किससे बना है, ब्रिक्स से बना है। तो यदि हम ब्रिक्स को हटा देंगे तो ये घर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह जो अपना न्यूक्लियस है ये किससे बना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। यदि हम प्रोटॉन के यहाँ से हटा देंगे तो ये न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस का नेचुरल पार्ट है। यदि प्रोटॉन नहीं होगा तो न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स जैसे ये घर से हम लोग यदि ब्रिक्स हटा देंगे तो ये घर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स ये जो ब्रिक्स है इसका पार्ट नहीं है, पार्टिकल ये कोई नहीं है, ये घर ही इससे बना हुआ है। उसी तरह जो अपना न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन से ही बना है। यदि हम लोग प्रोटॉन ही हटा देंगे तो न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड थर्ड रीज़न क्या है कि जो प्रोटॉन का मास होता है दैट इज द मच हायर देन द इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1830 टाइम्स ऑफ मच हायर देन द इलेक्ट्रॉन्स। इतना ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन कंपेयर में। तो जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम होता है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम दैट इज द m इंटू डेल्टा वी। अब मास जो प्रोटॉन का उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो डेल्टा वी क्या होगा, कम होगा। लेट सपोज यदि ये 5 है तो यदि मास की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा वी की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से जो अपने प्रोटॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जो इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि जो अपना न्यूक्लियर फोर्स होता है उसको तोड़ के वो न्यूक्लियस से बाहर आ सके। तो 3 रीज़न क्या क्या है कि प्रोटॉन केस में अपना न्यूक्लियर फोर्स काम करता है और इलेक्ट्रॉन केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड थर्ड वन इज प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। यदि हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन को हटा देंगे तो न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड थर्ड रीज़न क्या है, जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन कंपेयर में काफ़ी हैवियर होता है 1830 टाइम्स, जिसकी वजह से इसके जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी में जो वेलोसिटी का वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और वो न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाता है। कांग्रेचुलेसन, आपने एक और नया टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हम लोगों ने देखा
कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि ये जो प्रिंसिपल है इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम लोग क्यों किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट एट द सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें इसका इंपॉर्टेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एट लास्ट हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों रहता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।